तो जैसे 2014 के बाद से देखें तो चूंकि आप लंबे अरसे तक न्यूज़ रूम में रहे, अखबार में भी, चैनल में भी, तो 2014 के बाद न्यूज़ रूम में, पत्रकारिता में, पत्रकारों के आपसी रिश्ते में क्या बदल गया इस पौने 10 साल में? बहुत कुछ बदल गया है। जैसे लगता है कि एक नई ही दुनिया में, एक नए युग में हम आ गए हैं। न्यूज़ रूम का अपना अनुभव, न्यूज़ रूम की ज़िंदगी और समाचारों की, चैनलों की जो बाहरी दुनिया है, जो देखते हैं बाकी सबको करते हुए, चैनलों को काम करते हुए, अखबारों को भी देखते हैं, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और मैं कहूँ कि ये वही हुआ है जो समाज के साथ हुआ है, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ हुआ है। तो मैं आज की पीढ़ी को समझ में आने वाले उस रूपक का इस्तेमाल करूं, तो जैसे कि होता है लगातार समय के साथ तकनीक में निरंतर सुधार आता जाता है, तो जो पत्रकारिता का हार्डवेयर है वो बहुत लगातार निखर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए बहुत चमत्कारिक किस्म के प्रयोग अब किए जा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स दिए जा सकते हैं। सेट बहुत विशाल हैं, इमारतें बहुत विशाल हैं, बाहर भी जो शूट्स होते हैं वो बहुत विशाल और बहुत प्रभावशाली, भव्य और दिव्य होते हैं। दिव्य आजकल हम्म। ज़्यादा होते हैं, हम्म। भव्य तो होते ही हम्म। थे। लेकिन पत्रकारिता का सॉफ्टवेयर बिगड़ गया है। हम्म। और मुझे लगता है कि नौबत लगभग वो आ गई है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, पूरा जैसे एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम्म। वही बदल गया है। हम्म। और वो बदलाव बिगड़ना ज़्यादा है, सुधरना कम है। हम्म। तो हार्डवेयर बेहतर है, बेहतर हुआ है, सॉफ्टवेयर खराब हुआ है, बदतर हुआ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही अब बहुत गहरे गंभीर संकट में है। तो बहुत संक्षेप में इसको मैं ये हाँ, कहूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आपने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम गहरे संकट में और सॉफ्टवेयर बदल गया है। लेकिन क्या होता है राहुल जी कि जब कोई मोबाइल लेते हैं, जैसे मैं मान लो कोई S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा सैमसंग का है, कोई भी यूज़ करते हैं, एप्पल का भी, तो उसमें अपडेट्स बीच बीच में आते रहते हैं। बिल्कुल। और वो अपडेट्स को आपको ओके करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, तो अपडेट हो जाता है लेटेस्ट। लेकिन एक लेवल के बाद ऑब्सलीट होता है, सारे अपडेट से बेकार हो जाता है। तो यहाँ लगता है इस सॉफ्टवेयर में किस तरह का अपडेट हो रहा है? मुझे लगता है अपडेट वहाँ भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन उस अपडेट में नफ़रत का अपडेट है, हिंदुत्व का अपडेट है, कट्टरपन का अपडेट है, पत्रकारिता छोड़कर आप किसी सत्ताधारी दल के साथ एक कदमताल करने वाला कुछ प्रवृत्ति का अपडेट है। ये सब बदला। सब कुछ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर आप धारा के साथ बहना चाहते हैं, जो हवा चल रही है उसमें आप चलना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो जैसे पतंग का होता है कि ज़्यादातर पत्रकार हम लोग को पतंग हो गए, हम हवा के ऊपर ही चढ़ते हैं। आप अगर अपने को कहें कि भाई हवा ये अच्छी नहीं है, ये नुकसानदेह है, हो हम्म। सकती है, इसलिए मैं इस पे नहीं चढ़ूँगा, तो यानी इस अपडेट को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे पुराने सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना मंज़ूर है, तो थोड़े दिनों बाद आप अकेले हो जाएँगे। हम्म। और फिर बहुत सी यारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे लाभ हैं फ़ोन की, अगर और हम्म। कंप्यूटर की हम्म। बात करें, कि बहुत से नए चीज़ें हैं और लाभ हम्म। हैं हम्म। जिनसे आप वंचित हो जाएँगे, हम्म। और धीरे-धीरे आप पुराने और अकेले पड़ते जाएँगे। तो सब आप अगर बिल्कुल जो ज़माने की हवा के साथ ही बने रहना चाहते हैं, ज़माने की हवा के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहते, हम्म। आप सिर्फ़ बहना चाहते हैं, वो वितार धारा हो नदी की, या वो तेज़ हवा हो, आँधी हो, तो धारा आपको, आप उसमें अपने को छोड़ दीजिए, बहते जाइए, तो वो आपको एक जगह पहुँचा देती है। हवा में अपने को आप छोड़ दीजिए पतंग की तरह या पत्ते की तरह, तो वो आपको कहीं न कहीं ऊपर ले जाएगी। जब रुकेगी तब गिरेंगे तो देखा जाएगा, उसका हम्म। उतनी कौन सोचता है। हम्म। लेकिन अगर एक कोई तैराक है, कोई एक चलने वाला है, कोई चाहता है कि मैं जहाँ हूँ, मैं अपने अपने कदमों से आगे बढ़ूँ, मैं हवा के साथ ना बढ़ूँ, तो उसको अड़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और वो निरंतर कठिन होता जा रहा है। क्योंकि जो ताकत है, धारा हम्म। हो, हम्म। नदी की धारा की, हम्म। विचारधारा की, हम्म। या फिर जो हवा है, हम्म। वो हवा 2 तरह की है। हम्म। एक तो हम्म। राजनीतिक जो पूरा एक परिदृश्य है, जिस जिस हम एक एक परिवेश में काम करते हैं, हम्म। पत्रकारिता जिसमें हम्म। काम करती है, जो राजनीतिक है, आर्थिक है, और तमाम सामाजिक भी है। इसके साथ अ,
भीतर अपनी एक जो समझ हम ये करते कि भाई जो नए परिवर्तन हो रहे हैं सब जगह उसको हम समझते भी चलें, लेकिन हमारी अपनी एक विवेक भी हमारा बना रहे, और हमारा विवेक ऐसा हो जो कहीं पीछे ना अटक जाए, वो भी अपने को निरंतर अपडेट करता रहे। यानी हमारी समझ, जो हमारा आकलन है स्थिति का, परिस्थिति को, बदलावों को और परिवेश को हम जैसे देख रहे हैं वो अपनी धुरी पर रहे, हम अपनी धुरी पे बने रहें, बाकी हम सब कुछ समझें। अब, और सर अब बीच में रोकते हुए राहुल जी से परिचय करा दूं। मैंने शुरू ऐसे ही बातचीत करनी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक जो राहुल जी कर रहे हैं इसमें सैद्धांतिक बात है, थोड़ी छायावादी बातें हैं। अब जरा हम खुलकर बात करेंगे कि राहुल जी का परिचय ये है कि राहुल देव नाम है, आप अलग अलग चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, सीनियर एडिटर के तौर पर, भूतपूर्व एडिटर के तौर पर आप देखते सुनते होंगे। मैं भी राहुल जी को करीब करीब 28-30 सालों से जानता हूँ। जनसत्ता के संपादक रहे, उससे पहले माया में रहे, फिर आज तक जब चैनल लॉन्च हुआ उसके पहले एसपी सिंह के बाद आज तक के संपादक भी रहे, जब बुलेटिन हुआ करता था आज तक, और उसके बाद एक न्यूज़ चैनल के संपादक रहे। और उस दौर में इन्होंने लगभग 4 दशक माने 42 साल का अनुभव है, बहुत कुछ देखा। तो राहुल जी से आज हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया, कहा कि आइए हम लोग कुछ देर बातचीत करते हैं। एक मिनट मैं ये बता दूं कि इन्होंने बुलाया था मुझे लिट्टी चोखा खिलाने। अभी मैं वही बताने जा रहा था, पहले बोल दिया आपने कि हमने प्रोग्राम बनाया कि लिट्टी चोखा खाएंगे और अभी खाने का प्रोग्राम होगा। फिर लगा कि नहीं, जब आए हैं तो कुछ बात भी कर ले। लेकिन अब जो असली जो कंसर्न है, जो मैं राहुल जी से बात करने लगा, कि हम सब लोग जो न्यूज़ रूम में रहे हैं 20-25 साल, 28 साल, जहाँ भी जिस भी चैनल में, वो दौर 2014 के पहले का, 15 के पहले का, और अब के दौर में बहुत कुछ बदला, इसलिए मैंने इनसे शेयर किया। और मेरे कंसर्न है, उसके बाद आपसे भी सुनेंगे। कंसर्न ये कि उसके पहले लगता था 13-14 के पहले, 14 के पहले ख़ास तौर से, कि बहुत सारे अखबार के संपादक, मालिक किसी न किसी सत्ता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, पार्टी विशेष के प्रति नरम रवैया भी हो सकता है। बहुत लोग संपादक रहते राज्यसभा में भी चले गए, मालिक रहते भी राज्यसभा में चले गए, होता रहा। सत्ता से अखबार या संपादकों का रिश्ता घालमेल वाला ये दशकों से रहा है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रहा है। चाहे आप खुशवंत सिंह के दौर में चले जाइए या स्नेहाल सिंह के दौर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर समय रहा। ये जो खतरा अभी आया, जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, ये खतरा है न्यूज रूम के रेडिकलाइज होने का, कि पूरा का पूरा न्यूज रूम लगता है एक विचार के साथ, एक, मैं उसको बहुत हद तक कट्टर भी मानता हूं, कट्टर सोच के साथ एक रेडिकलाइज प्रवृत्ति में हो गया है, कि जहां आपको खतरा बड़ा दिखता है। जब ऊपर 1-2 आदमी है तो चलो, उसमें बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक सोचने वाले हैं, कुछ लेफ्ट हैं, कुछ राइट हैं, कुछ अलग हैं, और बीच में कोई रास्ता निकलता है कि सही चीज़ें भी कई बार जिसको कहते हैं ना सेंस प्रिवेल करता है। बट वो अब अचानक लग रहा है कि हर न्यूज़ रूम एक तरह का ऐसा हो गया है, जो कई बार उसको फ़र्क करना मुश्किल है कि सारे लोग VHP, बजरंग दल और संघ और BJP का कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, क्या है, जय श्री राम का नारा लगाकर सीधे आ गए यहाँ कीबोर्ड पर, प्रोड्यूसर बन गए या रिपोर्टर बन गए। ये मुझे लगता है इस दौर का बहुत बड़ा खतरा मुझे दिखता है, कम से कम। निश्चित है, हम सबको लगता है, और इस पर तो हम पूरी सहमति है। इसमें असहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इससे असहमत वही हो सकता है जिसके पास कुछ छुपाने को है, और जो खुद उस भीड़ में शामिल है। मैं इसको और खोल के कह दूं कि पहले हम लोग सिर्फ पत्रकार होते थे, हमारी अपनी पसंद नापसंद समझ सबकी हो सकती है, और वैचारिक धरातल भी हो सकता है, और झुकाव होता था, रुझान होते थे, दोस्तियां होती थी, लेकिन एक न्यूनतम निष्पक्षता, तटस्थता, जिसे हम फेयरनेस कहते हैं, वो बरतने की हम कोशिश करते थे। कि हमको मालूम है हमारे भीतर जो है वो कैमरा पकड़ लेता है सबको, है ना। कैमरे की प्रकृति ऐसी है कि जो भीतर है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है, अपने को व्यक्त कर देता है। उसके बावजूद एक सायास प्रयास होता था, सचेतन प्रयास होता था कि हमारे, मैं भी एंकर रहा हूँ, आप भी एंकर रहे हैं, कि जब हम एंकर कर रहे हैं और अपनी निजी राय या अपना विश्लेषण नहीं दे रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, तो सभी जो संभावित पक्ष हैं वो भी आए और हम सबको बराबर का बोलने का मौका दें, और कम से कम एंकर अपनी राय अगर ना दे तो बेहतर है, लेकिन देना ही चाहता तो बिल्कुल अंत में दे। बीच में अपनी राय से, अपनी पसंद नापसंद से चर्चा को प्रभावित करने की, मेहमानों को प्रभावित करने की, दबाने की, बढ़ाने की ये कोशिश ना करें। अब यही चलन है। और जो बिल्कुल एक दो शब्द में कह दूं कि ये जो रेडिकलाइजेशन आप जिससे कह रहे हैं, वो हमारे जो न्यूज़ रूम हैं, हमारे जो संपादक हैं और पत्रकार हैं, अपवादों को छोड़कर
हिंदू हो गए। यही पहले मैं हम कहना, पत्रकार थे, सही बात है। अब हम हिंदू हैं। हम्म, और अब किसी चैनलों के प्रमुख प्रधान संपादकों को भी, एडिटर इन चीफ, हम्म, अंग्रेजी का एक बहुत बड़े समूह के चैनल को के जो एडिटर इन चीफ हैं, उनको मैंने सुना, इसको 1 साल हो गया शायद, वी द हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड, यानी हम हिंदू संगठित नहीं हैं। ये इतना भयानक एक वाक्य है अपने आप में किसी पत्रकार और संपादक के लिए, और एंकर जो कर रहा है। भाई आप न्यूज रूम के हेड हैं, आप कोई धर्म संसद के मंच पर धर्माचार्य नहीं है ना, पर केवल एक नागरिक हैं, आप एक भारतीय हैं, और आपके लिए हर धर्म का दर्शक या नागरिक बराबर है। बिल्कुल। लेकिन ये कहने में अब संकोच नहीं होता। और ये जो है, ये इतनी भयानक बात है कि एक तरह से कह लें कि पत्रकारिता की और व्यावहारिक पत्रकारिता की, हम कोई बहुत सैद्धांतिक बात न करें, व्यावहारिक पत्रकारिता के जो व्यावहारिक तकाजे अब तक पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिसको थोड़ा सम्मानित तो प्रतिष्ठित कहा जाता है, ये उसकी आत्मा और उसके आत्मा की हत्या है। ये अपने फर्ज को बिल्कुल भुलाकर एक भीड़ का हिस्सा बन जाना है। ऐसी भीड़ जो उन्मादी है, एक उन्माद है जिसमें पूरे देश को हाँका जा रहा है, हिंदुओं को हाँका जा रहा है, मुसलमानों को भी हाँका जा रहा होगा। ये कोई हिंदुओं की बात नहीं है, कट्टरताएं सब जगह हैं, सांप्रदायिकता सब जगह है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब तरह की है, सिखों में भी हो गया। लेकिन हम जिस भूमिका में है, पत्रकार संपादक की भूमिका में, हम ये ना तो कह सकते हैं ना लिख सकते हैं, अगर हम ईमानदार पत्रकार हैं और हम कार सेवक नहीं हो गए हैं या हम प्रवक्ता पत्रकार नहीं बन गए हैं कि मैं हिंदू हूँ और हम हिंदू ऐसे हैं या हम मुसलमान ऐसे हैं या हम सिख ऐसे हैं। इसमें जो आपने सही जगह बात की, पॉइंट किया, जैसे मान लीजिए मैं अगर देखता हूँ निजी तजुर्बा कि 2014 के पहले, मैं ये भी कहूँगा कि राहुल जी को जानता मैं 30 सालों से हूँ, और मैं जानता था कि वैचारिक धरातल पर हम लोगों की राय बहुत सारे मुद्दों पर 36 भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन एक संवाद का ऐसा रिश्ता है जिसमें आत्मीयता है, और हर आदमी होता है ना, विचार के बिना आदमी मुर्दा होता है, तो हर आदमी के एक विचार है, लेकिन हम लगता है अब ज़्यादा नज़दीक महसूस करते हैं, क्योंकि सेंस की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो राहुल जी वो करने लगे। और जो हम लोगों के साथ ये बात 2014 के पहले करते थे और ऐसे दिखते थे, उनमें वो बदलाव हो गया कि हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। लगता है हमारा कोई दोस्त जो 30 साल से दोस्त था, जो न्यूज़ रूम में हमारे साथ रहा, हमारा जूनियर रहा, बहुत आत्मीयता, बहुत प्रॉक्सिमिटी, रोज़ घंटों रहना, लंच करना, अब हम सब के बीच में मोदी हिंदू या कुछ ऐसी चीज़ आ गया कि अब वो तय कर लिया कि अब हम आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हिंदू होना है, और आप जो बोलते हैं वो हिंदू होने के खिलाफ है, तो इसलिए अब हम उनसे कट गए। तो हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर हमारी दुनिया बहुत श्रिंक हो गई। मतलब मैं तो फील करता हूँ, मतलब फील में उसमें मैं कोई हारा हुआ नहीं फील करता हूँ। इससे ये नहीं जाए कि मैं कमज़ोर हो गया। मैं अपनी जो करता हूँ, मुझे लगता है कि यही मुझे करना चाहिए था, लेकिन हमारे रिश्ते में सेंस और जो एक समानता का भाव प्लस जो पत्रकार का दायित्व, ये सब गायब हो गया। पारस्परिक स्नेह था और सम्मान था वैचारिक मतभेदों के बावजूद। और जो लोग मान लो संविधान की, धर्म की, सर्वधर्म की, अब पत्रकारिता छोड़िए वो सबको, पत्रकार का क्या काम है? पत्रकार का है कि नाइंसाफ़ी हिंदू के साथ हो रही है, मुसलमान के साथ हो रही है, हम धर्म के पैमाने पर नहीं देखेंगे। बल्कि सर हमें तो याद है 10 साल पहले तक तो लिखते भी नहीं थे जल्दी किसी धर्म का नाम कि ये, तो वो एक बड़ा खतरा हो गया कि लगता है अरे ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा नहीं था, अरे ये तो हम लोग के साथ बैठ के बड़ा मानवीय अधिकार की बात करता था, संविधान की बात करता, ये आदमी ऐसा कैसा हो गया कि अचानक 5 लाइन का टीका लगाया और कहीं मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाया, सेल्फी और जय श्री राम का नारा लगा दिया, कुछ लिख दिया। तो ये जो बड़ा बदलाव है, और चूंकि बहुसंख्यक आबादी देश में भी है और वो बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी है न्यूज़ रूम में है, तो ये एक मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत बड़े खतरे। देखिए जब आप चैनल पर बहुत सारी बातें कहते हैं कि सब नफरत फैला रहे हैं, वो उस तरह की बात, नैरेटिव बहुत सारे लोग कर रहे हैं दिन रात, हम जितना देखते हैं उतना आप भी देखते हैं, लेकिन वो संतुलन गायब हो गया, इसलिए सब वन साइडेड हो गया। या क्या कहें, मैं कहूँगा या सत्ता का दबाव या प्रश्रय या प्रॉक्सिमिटी या कुछ पाने की लालसा, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप? सत्ता का दबाव तो है ही, बहुत है, और दबाव कई तरह का होता है। एक तो मतलब एक आक्रामक दबाव होता है, धमकी वाला दबाव होता है, हाथ उमेटने वाला होता है पीछे से कि ये कहो या करो, नहीं तो समझ लेना। एक होता है कि
हम सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। हम में इतना नैतिक साहस नहीं है कि हम सत्ता के खिलाफ होकर तटस्थ रूप से हम सत्ता को देख सकें और उसकी समीक्षा कर सकें। पत्रकारिता का काम क्या है? हम ना तो अर्थशास्त्री होते हैं, ना हम प्रोफेसर होते हैं किसी भी एक विषय के। हम लोग जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट यानी सामान्यवादी। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी एक हमको समझ होती है। उसके आधार पर एक हमारी समझ बनती है काम करते करते, और एक थोड़ा विवेक बनता है। और बिना विशेषज्ञ हुए, बिना बहुत परम विद्वान हुए हम अपने काम को करते हैं, जो कि उपदेश देने का नहीं है, कक्षा में विषय कोई पढ़ाने का नहीं। हमारा काम तत्वतः समीक्षा का है। जो समाज में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, जो शासन में हो रहा है, जो विपक्ष में हो रहा है, जो तमाम क्षेत्र हैं जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के, उनमें जो भी खबर है उसकी समीक्षा, तथ्यों को देना, फिर एक संदर्भ देना तथ्यों का, एक परिप्रेक्ष्य देना। वो परिप्रेक्ष्य भी किसी वैचारिक आग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपनी एक राय देना। राय सबसे बाद में आनी चाहिए। अभी तो हम राय से शुरू करते हैं, और राय कैसी है? अभी तक धर्म इतना हमारे यहाँ प्रबल नहीं था, इतना प्रमुख मुद्दा नहीं था। और अभी ये जो मैं कहूँगा, और देखिए आप जानते हैं कि मैं तो कहता ही हूँ, मैंने आँख संघ में खोली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। परिवार, सबसे पहली पढ़ाई मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई, वो हो, और उसके साथ जब हम जैसे बड़े हुए तो बगल में संघ कार्यालय था लखनऊ में। तो मेरी दोपहर की, गर्मी की छुट्टियों में शाम दोपहर वहीं कटती थी, क्योंकि वहाँ किताबें बड़ी अच्छी रोचक होती थी, वो किताबों को पढ़ता था। तो मैं तो उसका एक उस घर का, उस परिवार का एक बचपन से हिस्सा रहा हूँ। और द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, जो एक संघ का ढांचा है प्रशिक्षण का और शिक्षण, इंडोक्ट्रिनेशन का। लेकिन उसके साथ ही धीरे धीरे, चूँकि मेरी बचपन से पिता के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण धर्म में, अध्यात्म में, इन चीज़ों में रुचि थी। एक स्वाध्याय में खुद पढ़ता रहता था। स्वतंत्र चिंतन ने, पढ़ने की आदत ने, और एक विशद रेंज की किताबें पढ़ने की आदत ने मुझे लगता है कि मुझे बचाया, और मुझे एक ऐसी वैचारिक सकरी गली में धंस जाने और फंस जाने से बचाया, जो चिंतन नहीं करता, केवल बहने में ही जिसको सुविधा लगती है, उन लोगों के लिए कठिन होता है। संघ की बहुत विशेषताएं हैं जो बाहर वाला नहीं जानता, उसकी ताकत का स्रोत क्या है। लेकिन वहाँ एक समस्या है कि वो विचार स्वातंत्र्य, वैचारिक स्वायत्तता, सवाल करने की प्रवृत्ति, इसको वो प्रोत्साहित नहीं करता। आपसे अपेक्षा होती है कि आप एक बहुत निष्ठावान, देशभक्त स्वयंसेवक होंगे, ज़्यादा सवाल अवाल नहीं करेंगे, और जो कहा जा रहा है, जो बौद्धिक दिए जा रहे हैं, उनको आप ग्रहण करेंगे, वही सहेंगे, वही उसी को सच मानेंगे। तो ये जब, तो फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें दिखनी शुरू हुई। फिर गांधी मिल गए। अब गांधी को एक बार अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लें तो आप अप्रभावित हो ही नहीं सकते। आप गांधी कुछ कर ही देते हैं आपको। और भी एक, मैं थोड़ा दार्शनिक का भी हूँ। हाँ, लेकिन गांधी पर आप जब लिखते हैं तो आपको गालियां भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, वो तो ट्रोल और सबसे दिलचस्प बात है कि आप जो ट्रोल होते हैं, आपको ट्रोल करने वाले ज़्यादातर अब राइट विंग के लोग होते हैं। हमारे पूर्व मित्र भी हैं। हाँ। और पूर्व मित्र आपके ऐसे हैं, हम प्याला तो नहीं बोलूँगा, हम निवाला वाले, जो मैं किसी की तरफ इशारा ना भी करूं तो आपके विचार, आप जो इस तरह से सर्वधर्म समभाव या पंथ निरपेक्षता जिसका जिक्र करते हैं, जो आप 22 तारीख को भी कर रहे थे, या जो राहुल जी ने एक स्टैंड लिया, जो मैं सही मानता हूं, और मुझे लगता है हर नागरिक को और कम से कम पत्रकार को तो वही स्टैंड लेना चाहिए कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति धर्माचार्य बनकर इस तरह से, जो एक हुआ राम मंदिर का उद्घाटन, उसके पहले 11 दिन का व्रत, और जो भी हुआ वो उपक्रम से बचा जाना चाहिए, क्योंकि एक धर्म के धर्म ध्वजाधारी बनकर देश के सामने अपने को पेश करने के बजाय संविधान की शपथ लेकर सबके लिए बराबर भाव वाले प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। इन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की, और उसकी वजह से अब ट्रोल भी हुए। हम पत्रकारिता पर ही वापस आते हैं राहुल जी, कि आप आने वाले समय के लिए क्या खतरे देखते हैं? जो नया जनरेशन आ रहा है, कई बार नया जनरेशन में भी बहुत जगह पत्रकारिता के संस्थानों में भी अब ऐसी भर्तियां हो रही है, ऐसी नियुक्तियां हो रही है, जो वहाँ उनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ कारसेवक बनाए जा रहे हैं, वहाँ गौसेवक बनाए जा रहे हैं, उनके भीतर वही प्रवृत्तियाँ भरी जा रही हैं कि आप जो होता है ना रीजनिंग से मुक्त हो जाओ।
तर्कशीलता हम्म। और विवेक और हर चीज़ को प्रश्नांकित करने की प्रवृत्ति, मनुष्यता सारी दुनिया में, मानव सभ्यता इन्हीं 2-3 चीज़ों से आगे बढ़ी है। अगर कोई सब लोग प्रश्न करना बंद कर दे तो ना तो कोई सुधार हो, ना सभ्यता और मनुष्य संस्कृति आगे बढ़े, ना विविध अलग अलग संस्कृतियाँ जो राष्ट्रीयताएं हैं वो आगे बढ़े, ना तो विज्ञान का आविष्कार हो। विज्ञान का क्या स्रोत है? सवाल, जिज्ञासा, उत्सुकता। तो उसमें ये अंतर्निहित है कि हमने जो जान लिया, जैसे मैं कहूँगा कि जो प्रदत्त है, जो प्रदत्त ज्ञान है, हमको मिल गया है, दे दिया गया है, हम उसको जब तक प्रश्नांकित नहीं करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, अगर ऐसा हो तो ये जो एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है जो बच्चों में अक्सर पाई जाती है, इसके बिना मनुष्य, कोई संस्कृति, कोई देश, कोई समाज, कोई धर्म, कोई संप्रदाय और व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो ठहर जाएगा, सड़ने लगेगा। ये ठहराव मुझे सबसे ज़्यादा गंभीर खतरा दिखता है कि हमारे देश के, और मुख्य तौर पे मैं कहूँगा वो हिंदू मुसलमान सब जगह ये हो रहा है कि हम ये सब लोग अपने अपने केवल एक धर्म के कारण, हमारी सबकी विविध पहचानें हैं, हम एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं, हर मनुष्य, हम अपनी सारी भूमिकाओं को, सारे पहचानों को दबाकर केवल एक ही तथा कथित धर्म जो हम समझ रहे हैं उसी को हावी हो जाने देंगे हर चीज़ पर, और हर चीज़ का निर्णय उससे तय होगा। हर चीज़, हमारे सारे कामों और सोच का आधार और स्रोत और दिशा केवल धर्म तय करेगा, वो भी धर्म जो बिल्कुल अधर्म है आजकल जो हो रहा है। तो फिर मुझे जो संकट दिखता है वो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय गणतंत्र के लिए तो है ही। अभी लोगों को ये भी बुनियादी फर्क नहीं समझ में आया। मैं समझता हूँ कि 90% लोग इन दो शब्दों का और विचारों का अंतर नहीं जानते। लोकतंत्र में जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का शासन, संसद में, लोकसभाओं में, विधानसभा में बहुमत के शासन से चीजें होती है। बहुमत के शासन में और बहुसंख्यकवाद में फर्क है, क्या अंतर जमीन है? आसमान का विराट अंतर है। ये फर्क लोगों को नहीं मालूम, अब भूल रहे हैं लोग। उनके लिए हम बहुसंख्यक हैं, इतना काफी है कि जो सब कुछ जो देश है वो हमारे मन से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसलिए खतरा हमारे लोकतंत्र पर है। तीसरा खतरा कि चूंकि मैं हिंदू धर्म से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं, आप जानते हैं मेरी बहुत गहरी रुचि है हिंदुत्व में, तो ये सावरकरी हिंदुत्व नहीं, हिंदुइज्म का हिंदी जो होगा, हिंदुत्व, हिंदू होना, उसको बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है, क्योंकि इसके एकदम गलत विकृत समझ कई पीढ़ियों में व्याप्त हो रही है। चौथी बात, जो संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान को और लोकतंत्र को उसकी ताकत देती है, उसकी विशिष्टता देती है, उसके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जो नियंत्रित करती हैं, जिसे हम चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कहते हैं हमारे संविधान में जो है, उन एक एक संस्था को सोच समझ के कमज़ोर किया जा रहा है। पांचवा खतरा यह है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे नीचे से, आप समझिए कि प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विश्वविद्यालयों और उससे भी ऊपर के जो शोध, वहाँ पर भी अब नियुक्तियों का एकमात्र आधार ये है कि आप संघ समर्थक हैं कि नहीं, और संघ की सिफारिश आपके साथ है कि नहीं। और आपने उसके बाद वो ट्रैक किया जाता है कि आपने 5 साल 4 साल में कहीं सोशल मीडिया पर कभी एक पोस्ट तो ऐसा नहीं लिखा जो संघ, बीजेपी या उस हिंदुत्ववादी धारा के खिलाफ हो। तो अब इसका मतलब है कि इस व्यवस्था से जो आगे की कई पीढ़ियां, 2-3 पीढ़ियां निकलेंगी, अगर ये 10 साल भी और चला तो आप सोचिए कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। तो हम जिसे वैचारिक विविधता कहते हैं, दृष्टियों की विविधता कहते हैं, अब यहाँ पर आपके इस बगीचे में अगर सारे पौधे एक ही हों, सारे फूल एक ही रंग के हों, सब लोग एक ही कपड़े पहने, एक ही सबकी शक्ल सूरत हो, तो बहुत बदसूरत दुनिया हो जाएगी, हमारा देश बदसूरत हो जाएगा।
ये सब नष्ट होने की उस पर है, और भी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर पत्रकारिता पर आता हूँ कि जैसे अब बीच में ये भी बोल दूं कि ये चश्मा मैंने पहना है, कुछ लोग कहेंगे इसको क्या हुआ है, स्टाइल मार रहा है, चश्मा पहना है। दरअसल नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, दरअसल मैं सीधे सन फेस नहीं कर सकता हूँ, मेरी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने बचाव में ये किया, क्योंकि सीधी धूप आ रही है, मैं बचाव। मेरे पास इतना स्मार्ट चश्मा ही नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं फिर आंख ही नहीं खोल पाऊंगा। खैर, तो मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि जैसे देखिए, आज अगर कह देते हैं कि जैसे इमरजेंसी 75, 76 में था, जब इमरजेंसी की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, जैसे कुलदीप नैयर ने बहुत कुछ लिखा इमरजेंसी पर, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा इमरजेंसी का, लिखा हुआ मैंने बहुत पढ़ा है, खासतौर से इमरजेंसी का इम्पैक्ट पत्रकारों पर, वो भी बहुत पढ़ा। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि उस दौर में भी 100 पत्रकार एक साथ प्रेस क्लब में जमा हुए, सबने इमरजेंसी के खिलाफ एक प्रस्ताव वो लिखा, प्रेस नोट लिखा, प्रस्ताव लिखा, और उसका वीसी शुक्ला जो सूचना मंत्री था वो उन तक पहुंचा। जो भी आज की स्थिति ये हो गई कि आज अगर अजीत अंजुम पर, राहुल देव पर, या किसी पर जो सेंस की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कहीं एफआईआर हो जाए, गलत ढंग से फंसा दिया जाए, तो न्यूज़ रूम में तालियां बजेगी, लगेगा कि ये तो मोदी की सत्ता के खिलाफ लोग थे, इनका सही हो गया। हमने वो दौर देखा है राहुल जी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, याद होगा शायद 91 में शायद एसपी सिंह के खिलाफ कुछ नवभारत टाइम्स में हुआ, हम सब लोग छोटे थे, 25 साल उम्र थी, प्रदर्शन करते हुए संसद भवन तक चले गए। आशुतोष के साथ कुछ हुआ, एसपी सिंह के नेतृत्व में हम लोग कहां तक चले गए। कुछ भी ऐसा, माया में, मुझे याद है माया में सैलरी नहीं मिली थी लोगों को, और आनंद स्वरूप वर्मा के साथ हम लोग माया के दफ्तर पे धावा बोल दिया था, पुनीत शुक्ला वगैरह सब थे। लेकिन मतलब ये था कि पत्रकारों पर कुछ होता था, एकजुटता के साथ हम लोग विरोध प्रदर्शन करते थे। आज की स्थिति है कि अगर किसी पत्रकार पर एफआईआर हो जाए, पहले देखा जाए कि इसका रुख क्या है, ये किधर है, और उसके बाद तालियां बजाने का। तो ये बहुत बड़ा, तो ये होगा अजीत कि एफआईआर होगी नहीं, करवाई जाएगी, भावनाएं हाथ हो जाएगी। जैसे बीच में सिर्फ बताऊं, जैसे मैं आपको वो सीजनड और बहुत शांत होके, ठहर के, स्थिर चित्त होकर बोलने वाला मानता हूं। मैं थोड़ा ज़्यादा उत्तेजना में ऐसे बात कर रहा हूँ, ये कोई भी दर्शक भी देखेगा, जज कर लेगा। मैं विनोद दुआ को इससे भी ज़्यादा जहीन मानता था। इतनी धीमी गति से, बहुत सधे हुए शब्द, कम शब्दों में ज़्यादा गहराई से बात कर। उन पे भी हिमाचल में किसी ने राजद्रोह का मुकदमा, किसी इंडिविजुअल ने, बीजेपी के किसी ने दर्ज कराया, और उनके घर पुलिस आ गई थी कोविड काल में। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो उनको राहत नहीं मिलती, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, तो ये बहुत खतरनाक है। हाँ, और मेरे घर वालों को डर है, मेरे बच्चों को डर है, पत्नी को डर है, मेरे सारे दोस्तों को डर है। वो दूसरे शहरों से फ़ोन करके आजकल बोल रहे हैं कि राहुल जी थोड़ा संभल के रहिए, इतना मत बोलिए, क्यों ओखली में सर दे रहे हैं, और बाहर निकलिए तो थोड़ा सा आसपास देख के निकल। ये डर मुझे भी है कि इस दिन तुम्हारे ऊपर हमला हो जाएगा, नहीं, हम मेरे ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल। और हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं। पत्थर, गोली, लाठी शिवसेना की मुंबई में मैंने बहुत खाई। बिल्कुल 91, 92 का दौर था, जब तो ऐसा मोर्चा शिवसेना के खिलाफ निकाला था जो शिवसेना के इतिहास में न तो उससे पहले कभी हुआ, न उसके बाद आज तक हुआ है। क्योंकि वो उन दिनों एक अखबार पर, महानगर पर, निखिल वागले के अखबार पर सर हमला कर रहे थे। वैचारिक मतभेद के बावजूद मैंने सड़कों पर उतर के आंदोलन किया है। अब मैं फिर बीच में बोलूं, वो दौर हम पटना में थे या दिल्ली में थे, हम लोगों ने अलग अलग शहरों में विरोध किया था उसका, मणिमाला, ये वो सब लोग, तो वो एक एकजुटता थी। आज तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको बहुत लोग, मुझे भी बहुत लोग, चूंकि मैं तो रोज वीडियो करता हूँ, माँ चिंतित होती है, कहती है क्यों कर रहे हो, पूरी फैमिली कहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप निकले तो नहीं। किसी पत्रकार के साथ अगर कोई ऐसी हो जाती है तू मैं कहीं वीडियो वायरल होता, मुझे तुरंत फोन करता, आप ठीक तो नहीं हैं? तो अभिसार और इन लोगों के न्यूज़ क्लिक का जब रेड पड़ा, मेरे पास फोन आने लगा, आपको तो अरेस्ट नहीं किया गया। ये स्थिति हमने कभी सोची नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं, मतलब व्हाट्सएप, लगता है कि किसी से व्हाट्सएप, मतलब नॉर्मल लाइन पे बात नहीं करते। राहुल जी, आपसे भी जितनी बार बात करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, किसी ने कहा वो भी ट्रैक होता है, तो आप सिग्नल पे करिए। तो ये स्थिति कहाँ, मतलब ये तो ये खतरा है। हाँ, तो ये भी एक अप्रत्यक्ष दबाव है जो पत्रकारों पर काम करता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लाइन पे चलते रहेंगे जो दिखा दी गई है, तो हमारी सुख सुविधाएं सब बरकरार रहेंगी, हम मजे में जीवन बिता लेंगे और तरक्की हो जाएगी हमारी। हम जितने अच्छे प्रवक्ता हो सकेंगे सत्ता के, हम उतना हमारा फायदा होगा। ट्विटर पर फॉलोड बाय पीएम होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा, उसमें बहुत तिलमिला है हमारे बहुत सारे चापलूस चैनल, प्रवक्ता, पत्रकार। तो जिसको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, सत्ता की प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, उसकी शक्ति होती है, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, जिसको वो चाहिए वो तो उसके लिए ठीक है। तो और जो
भीतर से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो भीतर से दबा हुआ कुंठित महसूस करते हैं, वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन वो डर के मारे चुप हैं। उनको वो करना पड़ता है जो उनका बॉस कहता है, जो चैनल की अखबार की नीति है। तो इसलिए सब के सब 100% हिंदू हो गए हैं, कट्टरवादी हिंदूवादी हिंदू हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं मांगूंगा। नहीं, जो हैं वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बहुत सारे हो गए हैं, ज्यादातर हो रहे हैं लगातार। और जो नहीं हैं, भीतर से नहीं हुए हैं, वो भी बोलने की हिम्मत उनके पास अंदर ऐसी स्थिति नहीं होगी। परिस्थितियां एक मुक्त अभिव्यक्ति के विपरीत होती जा रही हैं। तो अभी बोलना, या मैं कहूँगा असहमति अपराध है, विरोध, वैचारिक विरोध वो देशद्रोह है। और अगर आपने किसी भी रूप में राम मंदिर या संघ या ऐसे किसी हिंदूवादी राजनीति का विरोध किया तो फिर आप रामद्रोही हैं, देशद्रोही तो आप है ही हैं। ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है कि इस पर हंसी आती अगर ये इतनी करुण और इतनी हिंसक ना होती है पूरी सोच। अब उसमें जैसे मुझे एक किसी बड़े चैनल का न्यूज़ रूम, देश के बड़े चैनल, लोग अंदाज़ा अपना लगाते रहेंगे, उस न्यूज़ रूम में 2 4 5 लोगों से बात होती है, तो मुझे बताया गया कि उसमें 5 7 10 लोग ऐसे हैं, 8 लोग 500 600 700 लोगों के न्यूज़ रूम में जो इस तरह से सोचते हैं कि जो हो रहा है गलत है, या दबाव है, या हिंदू मुसलमान दिन रात चैनल पे चलता है, नहीं होना चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, पत्रकारिता का काम है, सरकार से भी कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं इतनी माइनॉरिटी में है कि हम लोग सिर्फ कोने में इधर उधर लाइब्रेरी में आपस में बात कर लेते हैं, इसके अलावा न्यूज़ रूम में बोल नहीं सकते, क्योंकि जितने एंकर्स हैं वो फॉलोड बाय मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं। उनके पास शाम को एक दिन में जब भी होता है, पीएमओ से हिरेन जोशी का नाम बहुत चर्चित है, उनके पास आता है, उस तरह से बढ़ाते हैं, एक तरह की एक लाइन एक लीक पर काम करते हैं, एक ही तरह का एजेंडा सब जगह चलता है और किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, नौकरी हम सबकी मजबूरी है, हमको जिंदा रहना है, सबको हमको अपने एक घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो या तो आप स्वरोजगार करें या फिर आप कुछ अपना करें, जैसे आपने, मैं आपको आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने ये हिम्मत दिखाई और बहुत कस की मेहनत की है और आप कामयाब हुए। तो आप बहुत सारे मेरे जैसे लिए लोगों के लिए भी आप रोल मॉडल हैं सर। ठीक है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ जी। तो मैं सीखना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन सब ये नहीं कर सकते, सबकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रकृति नहीं होती, स्वभाव नहीं होता, परिस्थितियाँ नहीं होती। तो जिसकी नहीं है, जिसको बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, वो चुप रहेगा, चुपचाप सर। मैं बीच में सहमति करता हूँ काटते हुए, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा अपना पॉइंट। जैसे जब ट्विटर पर आप देखते हैं राहुल जी, फेसबुक पर 50 एंकर्स, वो जो ट्विटर फेसबुक पर मोदी बीजेपी की चापलूसी करते हैं, अमित शाह की, योगी की, वो मालिक ने और संपादक ने कान पकड़ के नहीं कहा। वो उसका स्वतः ये है कि मैं संज्ञान में लिया जाऊं प्रधानमंत्री की तरफ से, और फॉलोड बाय प्रधानमंत्री और जो भी प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए चापलूसी करते हैं। मैं इसको इसलिए अलग मानता हूं कि चैनल पर 1 घंटे के शो में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो दिक्कत हो सकती है, चैनल की पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि हर चैनल प्रधानमंत्री या बीजेपी के साथ लाइन लेंथ मिला हुआ। लेकिन जो सैकड़ों लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, जैसे मैं भी, चौकीदार भी कोई लिख देता है, जय श्री राम भी कोई लिख देता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, तो ये तो सर दबाव नहीं है, ये उसने स्वतः स्फूर्त चुना है, उसने ये चुना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ट्विटर पर जो चापलूसियां हो रही है वो तो चुनी हुई है ना, कि उसको चाहिए सत्ता से प्रॉक्सिमिटी। आप जानते हैं कि एक बड़े चैनल का एक बड़ा एंकर जो कभी मेरे मातहत काम कर चुका है, जूनियर हुआ करता था, उसको मैंने सार्वजनिक रूप से ट्विटर पे कलंक कहा, पत्रकारिता का कलंक। 1-2 और हैं जो छोटे भाई की तरह रहे हैं, शिष्यवत रहे हैं, लेकिन वो भी आज इसी लाइन पे चल रहे हैं। और ये लोग, इनको इसमें गर्व महसूस होता है और इच्छा ये है, भीतर ये है कि भाई हमारे इस योगदान को पहचाना जाए और उसको पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कार क्या है? अब जो नेपथ्य के पुरस्कार हैं मैं उसकी चर्चा नहीं करूँ, ठीक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष पुरस्कार हैं कि आपको बुलाया जाएगा, आपको राम मंदिर का न्योता अलग से घर पे जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कभी चिट्ठियां भी जाएगी आपके, बुलाए जाएंगे, आप आपके साथ फोटो खिंचाई जाएंगी, आप फोटो को बहुत गर्व से प्रदर्शित करेंगे। दिवाली मिलन में कतार में रस्सी के उस तरफ मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और फला कैसे हो। ये पत्रकारिता के कलंक हैं, ये स्वाभिमानहीन पत्रकार कहना तो इनको, ये केवल आख्यानों के प्रवक्ता हैं। इनको न तथ्य से मतलब है, न सत्य से मतलब है, न समालोचना से, न समीक्षा से, न ईमानदारी से, न लोकहित से।
आपके पाठक और दर्शक के हित में क्या क्या जानना है ये बताना हमारा काम है। आप उसको सिर्फ एक क्यों कि हमें ये सुख मिल जाए, तो प्रलोभन भी है, प्रलोभन भी है, लालच भी है, करीब जाने का, करीबी से जो लाभ मिलते हैं वो लेने का, और दबाव तो है ही है। और मैं उनको एक चीज़ से के जिम्मेदारी से मुक्त करूँगा कि वो अपने, हम सब अंततः देखिए अपने दर्शकों और अपने पाठकों के मनोविज्ञान के भी कैदी बन जाते हैं, है ना। आपकी इतनी बड़ी दर्शक संख्या है, आपके इतने बड़े फॉलोअर हैं, तो उसमें बीजेपी समर्थक बहुत कम होंगे जो बीजेपी से विपरीत विचारों वाले हैं। तो आप ही अगर कल को अपनी लाइन बदल लें तो आपके लिए संकट हो जाएगा। जिनको अब पूरा समाज, जब मैंने कहा कि एक निरंतर हिंदू जो है वो हिंदूवादी होता जा रहा है। हिंदू तो हम सभी थे और हैं, लेकिन अब आप हिंदूवादी हैं या केवल हिंदू हैं, दोनों फर्क है। तो जब पूरा समाज, जो समाज के बहुत बड़ा तबका, विशेष तौर पर संपन्न पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय, बड़े उच्चतर मध्यवर्गीय जो वर्ग है, वो भी इसी धारा में बह रहा है, तो आपको तो मजबूरी है ना कि वो आपको देखे, सुने, आपसे जुड़ा रहे, आपको पसंद करे। तो उसकी पसंद भी अब इसी में है। तो ये कन्वर्जेंस है एक, पत्रकारों के अपने दबाव, पत्रकारों की अपनी इच्छा, अपनी उनकी समझ, विकृत समझ है, और उनके दर्शकों या पाठकों के मनोविज्ञान, ये सब कन्वर्ज होकर एक केवल आख्यान और एक नकली दुनिया बना दी गई है, जिसमें शत्रुताएं हैं, बहुत क्षुद्रताएं हैं, बहुत तुच्छापन है, इतने छोटे छोटे लोग हैं, अल्प प्राण जैसे हम कहते हैं, कि ये कुल मिलाकर पत्रकारिता को भी नष्ट करने वाली चीज़ है। मैं नहीं कह सकता आशा से, अब मेरे पास कोई आशा मैं राहुल जी इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं मानता हूं कि कोई शख्स जो वसूली के आरोप में 1 महीने जेल में रहा हो और जिसके वसूली के स्टिंग ऑन रिकॉर्ड हों, और उसको एक संस्था, संपादकों की संस्था से निकालने वाली बॉडी में और फैसले लेने वाली बॉडी का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, इसलिए उसकी 2 बार पेशी का भी मैं गवाह हूँ। एक बार तो हमारे जिस चैनल में मैं था, 1 या 2 बार वहाँ भी मीटिंग हुई। वो शख्स आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी, देशभक्त पत्रकार भी है, प्रधानमंत्री से प्रॉक्सिमिटी है, और उसके बाद टीका लगा के अयोध्या में जाता है, शो के बीच में जय श्याम के नारे लगाता है, और वो अचानक बहुत बड़ा पत्रकार हो गया जिसकी पूरी पत्रकारिता कलंक से भरी हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, दर्शक एक्सेप्ट कर रहा है, दर्शक में धर्मांधता ऐसी भरी जा रही है। वो शख्स भी रोज भरता है, हर 2 महीने पे फर्जी खबरें चलाता है और वो एक्सपोज होता है, लेकिन दर्शक को लगता है नहीं ये सही बोल रहा है। और अजीत अंजुम अगर उस शख्स के खिलाफ बोल रहा है या वैसे पत्रकारों के खिलाफ बोल रहा है, तो ये कुंठित है, ये डिसग्रंटल है, ये देशद्रोही है, या मुस्लिम परस्त है। अंत में आपको याद होगा कि जब ट्रंप आया था पहले अपने कार्यकाल में, तो ट्रंप के लोगों ने ही, उनकी एक प्रवक्ता ने ही एक बहुत प्रसिद्ध वाक्यांश कहा था, पोस्ट ट्रुथ जनरेशन। हम एक सत्य, क्या कहेंगे कि सत्य के बाद के युग में आ गए हैं। तो अब सत्य जो है वो तो बिल्कुल बेकार की चीज है, उससे हम बहुत आगे बढ़ गए। हम सत्य से आगे एक आख्यान युग में आ गए हैं, और आख्यान वो है जो सत्ता का आख्यान है, जो सत्ता तय करेगी कि हमें इस चीज को ऐसे देखना है, हमें इसको ऐसे समझना है, और इसी के आधार पे हमें काम करना है। और जो इससे बाहर है वो देशद्रोही है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, या तो वो चीन से पैसा ले रहा है। मतलब लोगों की मूर्खता का भी कोई अंत नहीं है, लोगों की तुच्छता का भी कोई अंत नहीं है, और इसको ये सब हमारे पूर्व मित्र हवा दे रहे हैं। अब इसमें एक मुस्लिम फैक्टर भी होता है। जैसे मैं 7-8 साल पहले किसी न्यूज़ रूम में था, और मुझे आज भी उस मुस्लिम लड़के का चेहरा याद आता है। वो अब कहीं विदेश में कहीं चला गया, पत्रकारिता छोड़ दी उसने। उस न्यूज़ रूम में उसने 15 साल काम किए थे, 14 साल। और न्यूज़ रूम में अक्सर जब मोदी के नारे जैसी चैनलों पर चलते थे, और उसके बाद यही तरह का डिस्कोर्स होने लगता था कि मोदी कैसे देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट ही हो, तो कई बार उस लड़के को मैं असहज देखता था। चूँकि मेरी आदत है न्यूज़ रूम में रहने की, तो मैं असहज देखता था। 1-2 बार उसने कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है ये है, तो उसको सब ने कुछ कहना शुरू किया। तो फिर मैं उसको साइड करके ले गया अपने रूम में। मैंने कहा यार तुमको कैसा लगता है, तुम यहाँ इतने साल से काम कर रहे हो? तो रोने लगा।
बोला सर इन लोगों के साथ मैं 10 साल से 8 साल से हूँ, हमें कभी लगा नहीं कि मेरा नाम फला है और मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन सडनली ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ, आप तो वहाँ बहस करके डांट के बोल भी सकते हैं, एक तो आप बोल सकते हैं क्योंकि एडिटर हैं, और आप हिंदू हैं तो आप बोल सकते हैं, मेरे लिए तो दिक्कत है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मेरा नाम अगर सलमान सुलेमान ज़हीर है तो मेरे पास अधिकार भी नहीं कि जेन्युइन चीज़ बोलूँ। मेरा नाम ही मेरे भारत विरोधी, देश विरोधी, मोदी विरोधी होने की का तमगा है, और मुझे आज़ादी नहीं देता कि मैं कुछ बोलूँ। तो ये एक विकृति जो आई है समाज में, हिंदू मुसलमान देखिए आज से तो है नहीं, ये तो ये संघर्ष सदियों का है, लेकिन मैं तो न्यूज़ रूम की चिंता अभी ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको सुधार करना है, जिसको एक सकारात्मक नैरेटिव देना है, जिसको समाज में भटकाव है, विकृतियाँ हैं, नफरत है, उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए भूमिका निभानी है, वो भूमिका वो निभा रहा है जो दरअसल नफरत घोलने के लिए जो काम हो रहा है। तो मेरी चिंता थोड़ी वो होती है, अब जाहिर है उस चिंता से आप भी अवेयर होंगे, तो इसको ख़त्म करें अब। बिल्कुल। और लिट्टी आ गया है, लिट्टी के लालच में देखिए हम इतनी देर से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि आपने कह दिया संघर्ष नहीं, मुझे लगा कि आप आए हैं तो कुछ बातचीत भी हो जाए, और इस बहाने खाना तो हम लोग खाएंगे, थोड़ी बातचीत भी हो जाए, और जब ये बातचीत देखेंगे तो लोग और भी आएंगे कि चलो वहाँ खाने के साथ बातचीत होती है। तो इसलिए फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं इस चिंता के साथ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।